अस्सलाम वालेकुम सिटी एचएन में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। तो जो आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि सबसे पहले आपको मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर दें। तो अगर हम बात करें मौसम के हवाले से ज़्यादा टेम्परेचर 20 डिग्रीज रहेगा और साथ ही साथ कम से कम टेम्परेचर 6 डिग्रीज रहेगा। अगर मैं बात करूं यूवी इंडेक्स की तो 0 है करंटली, बिकॉज आपको पता है कि थोड़ा क्लाउडी सा वेदर आपको बाहर नजर आ रहा होगा। 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान अगर आप बाहर जाते हैं तो सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, और अगर सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो अपने सर को कवर कर लें किसी भी चीज़ के साथ, ताकि आपको सर्दी और गर्मी का जो इफेक्ट है एक साथ ना लगे। और स्पेशली अगर आप हीटर से डायरेक्टली बाहर जाते हैं तो हमेशा कोशिश करें अपने आप को कवर करके निकलें, और हीटर थोड़ी देर पहले बाहर जाने से बंद कर दें, ताकि आपको अगेन ये जो नज़ला जुकाम और फ्लू थोड़े से सिम्टम्स सबको हो रहे हैं वो भी नहीं हो। साथ ही साथ हवा की अगर बात करें तो अभी बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। विजिबिलिटी 805 मीटर्स है, थोड़ी सी लिमिटेड है। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी रूट्स को पहले से प्लान आउट कर लें। स्पेशली मोटरवे के हवाले से आपको पता है कि अपनी रूट्स को प्लान करके निकले। घर से चेक कर लें कि मोटरवे खुली हुई है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है अगर मोटरवे आगे से बंद हो। साथ ही साथ हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम आपको एक वजीफ़ा आपके सामने बयान करना है। हसन बसरी रहिमहुमुल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि हज़रत, नज़र बद से बचने का वजीफ़ा और तरीक़ा क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो हसन बसरी रहिमहुमुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सूरत कलम 29वां पारा, उसकी आखिरी आयत, व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून, इसको कसरत से पढ़ा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़र बद से आपको भी बचा लेंगे, आपके बच्चों को भी बचा लेंगे। मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा इस आयत की तिलावत कर लिया करें। अपने बच्चों पे भी दम कर लिया करें, अपने ऊपर भी कर लिया करें। अल्लाह आपको नज़र बद से बचा लेगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जी, इस पैगाम को सुनने के बाद आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बुरी नज़र का सामना करना पड़ा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, एंड बहुत रियल चीज़ है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है, पर जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो शायद आप बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट हमेशा करके रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है हमेशा हमारी कोशिश होती है आपको अपडेटेड रखें डिफरेंट इशूज़ के साथ। और इससे पहले कि हम आज के अपने इशू की तरफ जाएँ, उससे पहले ट्रैफिक के हवाले से बात कर लेते हैं। मोटरवेज, जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में बात की कि रिस्ट्रिक्टेड व्यू की वजह से कभी बंद हो जाती हैं, तो बात करते हैं वकास से, पूछते हैं कि आज की सूरत हाल होंगी मोटरवे की और ट्रैफिक की। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम सलाम फातिमा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वकास बताइएगा आज क्या सूरत हाल है मोटरवेज की। सबसे पहले तो कौन से बीट्स ओपन है और कौन से बीट्स क्लोज्ड हैं? जी फातिमा, बिल्कुल M3 मोटरवे जो है हमारी, जिसे फैजपुर से दरकाना लिंक करती है, ये मुकम्मल तौर पे बंद है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए, चूंकि M3 पर हद निगाह जो है वो 150 मीटर से भी कम है। लेकिन अगर M4 की बात की जाए, जो हमारी सरगोदा रोड कमालपुर इंटरचेंज वाली मोटरवे है, तो ये पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक पहले गुज़िश्ता 2 घंटे जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए बंद रही, लेकिन अब मौसम जो है वो कदरे बेहतर होने के बायस जो है मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम सिटी एरियाज की बात करें तो आज ट्रैफिक के लिए काफी मुश्किलात हैं सिटी एरियाज के अंदर, चूंकि सरगोदा की कंस्ट्रक्शन है वो ताल मुकम्मल नहीं हुई, इसके बाद सरगोदा रोड पर ट्रैफिक जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए जड़ावाला रोड की, तो इंतहाई खस्ता हाली, टूट फूट और सीवरेज के पानी के बायस जड़ावाला रोड पर सफर करने वाली जो ट्रैफिक है उसके लिए खासी मुश्किलात का सामना है, चूंकि बहुत से मुख्तलिफ मुकामात पे 2 रोया ट्रैफिक जो है वो सिंगल रोड पे चल रही होती है।
जबकि बाकी अगर शहर की बात की जाए एक्सप्रेस वे के हवाले से, तो एक्सप्रेस वे जो है वो मामूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल। और सिविल लाइंस के हवाले से अगर बात करें वकास, तो वो भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल, लाइन के हवाले से हमारे यहाँ खासतौर पे जो चनियोर बाजार के नड़वाला चौक की जानिब जो रोड है उस पर ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि एक साइड पे स्पीड ब्रेकर की कंस्ट्रक्शन का अमल जो है वो दोबारा से शुरू किया गया है। पहले बनने वाला स्पीड ब्रेकर जो है वो इमामी शिकायत के बायस जो है उसको हटा दिया गया था। अब दोबारा एक नया स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की वजह से ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन जिला कौंसल से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक के रोड की बात की जाए तो ये मुकम्मल तौर पर क्लियर है, जबकि इसके साथ साथ अगर सर्कुलर रोड की बात कर ली जाए तो वो भी आज ट्रैफिक के लिए जो है वो खासा बेहतर रहेगा गुज़िश्ता दिनों की निस्बत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से कुछ मोटरवे की जो बीट्स हैं वो क्लोज्ड ऑफ है। प्लीज निकलने से पहले जरूर आप चेक करके निकलें, ताकि आपको घंटों लाइनों में ना खड़ा होना पड़े या ताखीर का सामना न करना पड़े। अपने जो भी आप लोगों की ट्रैवलिंग है उसको अच्छी तरह प्लान आउट करें। और विजिबिलिटी सुबह के वक्त और शाम के वक्त खासा मुश्किल होती है। एंड कहीं पर भी मोटरवे पे पहले होता था कि साइड पे रुक भी जाते थे, बट आजकल धुंध इतनी ज्यादा है कि कई दफा पीछे से आने वाली गाड़ियों को आप नजर नहीं आ पाते। तो अपनी लाइट्स को हर वक्त ऑन रखें। अगर आप सुबह के वक्त और शाम के वक्त भी ट्रैवल करें और रोशनी है भी, तब भी अपनी फॉग लाइट्स को लाजमी तौर पे ऑन रखें। अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिलीज को सेफ रखें, ना तो अपने लिए खतरे का बाइस बने और ना ही दूसरों के लिए खतरे का बाइस बने। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमारी कोशिश रहती है डिफरेंट इश्यूज के हवाले से बात करें। फैसलाबाद शहर की पॉलिटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके, जहां पर कभी फैसलाबाद की आवाम एक तरफ तो कभी एक तरफ रुख कर लेती है। लेकिन आखिर कौन से ऐसे पार्टीज होंगी आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो कि फैसलाबादियों का दिल जीत पाएंगी। और स्पेशली जो काम बड़े अरसे से फंसे हुए हैं, स्पेशली अगर हम बात करें डेवलपमेंट के हवाले से, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, बहुत सारे उनके भी मसाइल हैं जो कि अभी भी सॉर्ट आउट करना जरूरी है। इवन तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, फिर भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, साथ ही साथ एसएमई सेक्टर स्पेशली अगर टेक्सटाइल के हवाले से भी बात करें तो सफर करता हुआ नजर आता है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आवाम के लिए कोई भी आसरा नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर कब ऐसा वक्त आएगा कि हमारे मुल्क में और स्पेशली जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, उनके लिए चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और डेफिनेटली हमेशा इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। हमारा इरादा या इंटेंशन किसी को भी क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्कशन के थ्रू चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर आना है। तो जी मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ आज के मेहमान, जो कि बहुत ही खास हैं और इतनी फॉग के अंदर और धुंध के अंदर ठंड में ट्रैवल करके हमारे शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जी सबसे पहले चलते हैं शहबाज बाबर गुजर की तरफ, जो कि एमएनए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा एफर्ट किया आज हमारे शो में आने के लिए और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगी आज की गुफ्तगू और डिफरेंट इशूज और एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर पाएंगे। साथ ही साथ अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे। आपको भी वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताया बहुत मसरूफ होते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। जैसे कि मैं बात कर रही थी, फैसलाबाद की पॉलिटिक्स बहुत ही डायनामिक है अब्दुल रहमान, और हमें हमेशा आवाम रुख बदलती हुई नजर आती है। आने वाले इलेक्शंस में आई थिंक ये कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि रुख उसी पार्टी का होगा जो कि एक्चुअली में फैसलाबादियों के मसाइल हल करे। अगर हम बात करें मसाइल के हवाले से तो डेवलपमेंट की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, इसके अलावा ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो कि अगर कोई भी पार्टी फैसलाबादियों को अपनी तरफ करना चाहती है उनको सॉल्व करने चाहिए? थैंक यू फातिमा। देखिए, अगर यहाँ पर मौजूदा सूरत-ए-हाल की बात करें तो महंगाई एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जो समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर उनके सारे काम एक तरफ रख लिए जाएँ तो ये महंगाई कंट्रोल ना करना एक ऐसा काम है कि जो सारे काम उनके दिमाग की तरह खा रहा है और उनकी जो मकबूलियत है वो ख़त्म होती जा रही है दिन ब दिन। और फिर जो IMF के साथ डिसीजन हुआ है, जो मुज़ाकरात के ज़रिए इन्होंने लोन लेने के लिए चीज़ें महंगी की है, मिनी बजट अभी अप्रूव करवाया है असम्बली से, तो उसका नतीजा आपने देख लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया और अभी बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ और ये हर महीने होगा। ये इतना ज़्यादा इजाफा होगा कि जून तक लोगों की चीखें निकल जाएंगी। और इस गर्मी में जब मई जून का बजट बिल आएगा बिजली का, तो लोग इस पे जो है वो सबसे ज़्यादा सिफारिशें होंगी कि हमें इसकी इंस्टॉलमेंट हो जाए या जो टाइम है वो लेट मिल जाए। अभी जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है कि जिसमें पेट्रोलियम प्राइस खरीदना एक चैलेंज है, फूड आइटम्स खरीदना एक चैलेंज है, चीनी, घी या दूसरी चीज़ें, और तनख्वाहदार के लिए इसमें सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। तो फिर अल्टीमेटली जो है हुकूमत से लोगों का जो एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि कोई भी अल्टरनेट ऐसा वे इनकी जानब से नहीं निकाला गया कि जिसे हम कह सकें कि ये अवामी मसाइल हल करने की जानब गामजन है। बिल्कुल। शहबाज साहब, अगर मैं आपसे भी यही सवाल पूछूं, लेकिन महंगाई के हवाले से मैं नहीं चाहती कि हम सिर्फ महंगाई पे फोकस रखें, लेकिन
एक शख्स जिसकी तनख्वाह 30,000 है या 50,000 रुपए उसकी तनख्वाह है, वो किस तरह से अपनी फैमिली को लेकर चल सकता है? और क्या नून लीग के, स्पेशली अगर आने वाले इलेक्शंस के हवाले से बात करें, तो कोई इस तरह का प्लान लेकर आ रहे हैं आप लोग कि सच में ये मसाइल हल हो सके? देखिए, मैं अगर बात करूँ आपसे फातिमा कि अगर कबल वक्त बात करना बहुत बड़ी बात होगी, हम आएंगे, हम ये कर लेंगे, हम आएंगे, वो कर लेंगे। इट्स नॉट ईजी टास्क फॉर एनी गवर्नमेंट, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, जो कोई भी आएगी, फॉर देम इट्स अ क्वाइट बिग टास्क फॉर देम। मगर महंगाई की वजह से जो बात की अब्दुर्रहमान ने की, आप भी कह रही हैं, इस बंदे 30,000 तनख्वाह है या 50,000 तनख्वाह है, अगर महंगाई इतनी है, अगर बच्चों को, अपने फैमिली को वो पाल नहीं सकेगा, तो यकीनी तौर पे जाके फिर हमारे मुआशरे के अंदर जो कि नॉन लॉफुल हरकतें होती हैं, चोरी, चकारी, डकैती, ये इन्हीं वजहों से बढ़ती है। हमने अपने माशरे को रखना है। महंगाई में कम करने की सबसे बड़ी बात ये, कम से कम जो गवर्नमेंट के अपने हाथ में है, जहाँ पर सब्सिडी दे सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, पेट्रोल है, जो बाकी हैं। अब देखें, अब यूरिया का जो हालात आजकल जो आपके सामने हैं, अब्दुर्रहमान फील्ड रिपोर्टर हैं, ये बेहतर समझते हैं कि जो हमारे काश्तकार है उसको यूरिया नहीं मिल रहा, और आज इसको यूरिया नहीं मिलेगा, अगर फिर वो गंदम की अगर प्रॉपर उसको फीड नहीं करेगा, यूरिया नहीं डालेगा, तो आपकी आने वाली अगली जो फसल है गंदम की, वो भी इफेक्ट होगी आपकी। जब इफेक्ट होगी, फिर आटा आपका शॉर्ट होगा, आटा शॉर्ट होगा, फिर वो महंगाई की तरफ जाएगा। तो ये नहीं हो सकता कि एकदम ओवर द नाइट आप चीज़ों को चेंज करें। आपकी पॉलिसीज होती हैं, आपने किस तरह लेके जाना है, किस तरह देखना है, आपने उन माशरे को और अपने वसाइल को समझते हुए करते हुए आपने उसके ऊपर पॉलिसीज बनानी है, जिससे आवाम को उसको बेहतर उसको समर मिले और आवाम को उससे रिलीफ मिलेगी। अगर अब्दुर्रहमान फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें, जिस तरह से अभी शहबाज साहब ने मेंशन भी किया, काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान बनाया गया है इस इशू को सॉल्व करने के लिए? ये चूर साहब की बात बड़ी हकीकत है। ये हुकूमत सिर्फ दावे वादे कर रही है, बातें कर रही है। जब प्राइम मिनिस्टर कहें कि खाद का इशू नहीं है, तो आप देखें कि तमाम टीवी चैनल्स, अखबारात, तमाम सोशल मीडिया पे एहतजाज चल रहा हो कि खाद नहीं मिल रही, लंबी लाइनें लगी, और आपका प्राइम मिनिस्टर कहे कि इशू ही नहीं है। फिर देखें कि कहाँ तक जो हुकूमत है वो सोई हुई है अवामी मसाइल के अगेंस्ट ना। ये एक बड़ा मसला है, और ये सिर्फ खाद का इशू ना ले, इसको आप मैं कहूँगा बेसी है, ये सोई वाली बात नहीं है। ये आपका प्राइम मिनिस्टर साहब है, जो गवर्नमेंट है, जो भी ये बेहस है, इनको अगर आप बताएं कि हमारा ये मसला है, कहते नहीं ऐसा है ही नहीं जी, वो सब अच्छा और सब अच्छे में चले हुए, और अवाम का बुरा हाल हुआ यहाँ पे। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे सवाल? जी बिल्कुल, चोर साहब की बात ठीक है कि जो मशीर है वो यही बताते हैं कि सब अच्छा जा रहा है, और उसकी जानब कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। ये खाद का मसला क्या करेगा, ये गंदम के लिए जो सबसे बड़ा मसला बनेगा। पिछले साल को 32 एवरेज रही है, जो 32 मान रही एकड़ की ना, ये एवरेज कम हो के 25 मान पे अगर आ गई, तो आपको 2-3 अरब डॉलर की बाहर से सिर्फ गंदम ही मंगवानी पड़ेगी। और ये 10 अरब डॉलर जो पिछले साल में फूड आइटम्स पे मंगवाया है, उसमें इसको 2-3 अरब डॉलर जब आप इजाफा करेंगे, तो ये मौजूदा जो आपका बजट खसारा है, ये मजीद बढ़ जाएगा। और अभी तक आपके सिर्फ 6 माह हुए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि ये 50 अरब डॉलर तक जाएगा। अभी आपने IMF से कर्जा लेना है, अभी आपने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना है, अभी आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेना है। आप तो कोई जगह छोड़ ही नहीं रहे जहां से कर्जा न ले। और ये कर्जा क्या हो रहा है, ये सिर्फ बजट खसारे पे पूरा हो रहा है। और अगर आप बाहर से इंपोर्ट बंद कर देते हैं कि बजट खसारा कम हो, तो यहाँ पर ग्रोथ रेट रुक जाता है। देखें, ये इनसे नहीं चल रही, मईशत नहीं चल रही, इनसे काम नहीं हो रहा। और ये सबसे अहम बात यह है कि जो खाद का मसला चोर साहब ने निशानदही की है, ये टोटली गवर्नेंस का मसला है, जो कि इनकी जानब से तवज्जो मरकूज नहीं हो रही। क्योंकि ऑफकोर्स जब भी हम इश्यूज की बात करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज जो कि ना सिर्फ फैसलाबाद शहर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो महंगाई का इशू है। क्या आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की पॉलिसीज भी लाई जाएंगी जहां पर स्पेशली महंगाई को काउंटर करने के लिए, जिस तरह से हमने भी फर्टिलाइजर्स के हवाले से बात की, ओवरऑल प्राइसेस जब भी आप इंपोर्ट करते हैं? देखिए, बात ये फातिमा, आप जब बात करिए महंगाई के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती है। और आपका एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रांग होगा। शहबाज साहब की जगह आपने बुज़दार साहब को बिठाया है। अब आप मुझे बताएं कि कंपैरिजन है उनका कहीं पे? नॉट इन माई नॉलेज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से इट। जब आपके एडमिनिस्ट्रेटर को यह नहीं पता होगा हाउ टू डू द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू कंट्रोल योर, आपके अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके DCs हैं, आपके ACs हैं, आपके DPO RPOs हैं, जो भी हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनको अगर आपने काम आपने उनसे लेना है,
ना तो बुज़दार साहब ने खुद जाकर खड़े होकर काम करना है, ना इमरान खान साहब खुद जाकर खड़े होना है। आपके नीचे जो अमला है, जो ऑफिसर्स हैं, इनसे काम लेना है। अगर काम देखे जी, काम लेना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। मैं यही पूछने लगी थी आपसे हाँ कि ये क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है? अगर हमारी गवर्नमेंट आई अल्लाह के अगर हुक्म से, नबी पाक के सदके से, तो इंशाअल्लाह ताला आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी नजर आएगी, आपको काम होता भी नजर आएगा। आपको जो ओवर प्राइस लोगों ने यहाँ पे कार्टेल जो बने हुए बिला वजह को उठा के, एक ही एशिया की चीज है, एक दुकान पे कोई और रेट है, एक दुकान पे कोई और रेट है, कम से कम ये नहीं होगा। बेटर चेक एंड बैलेंस अब्दुर्रहमान क्या जरूरी है? अगर हम इस गवर्नमेंट की भी बात करें और आने वाले अगर हम इलेक्शंस और अगली गवर्नमेंट्स की भी बात करें, चेक एंड बैलेंस में कहां पे कमी रह रही है और कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है? फातिमा, देखिए गवर्नेंस के मुख्तलिफ जो मॉडल्स पूरी दुनिया में अडॉप्ट किए जाते हैं, अगर हम अमेरिका या यूरोप की बात जहां पर अक्सर कर देते हैं वो करें, तो वहां पर जो गवर्नेंस का मॉडल होता है डाउन टू अप होता है, जिसमें जो आपके नीचे वाले फैसला ले रहे होते हैं, ऊपर वाले मंजूरी दे रहे होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ मुख्तलिफ रहा है, अप टू डाउन रहा है कि यहाँ पर वज़ीर आला साहब जो शहबाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि हर काम उनकी मेज़ के नीचे से होता था, लेकिन खैर उसका उन्होंने ये फ़ायदा उठाया कि जो गवर्नेंस की एक मिसाल अच्छी कायम कर दी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब ये ज़रूरी है कि उनके लेवल का कोई बंदा आके बैठता जो ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालता, जो इनको मजबूर करता कि ये अवामी डिलीवर जो फलाह के काम है वो करें। अब देखिए कमज़ोर वज़ीर आला, कमज़ोर फैमिली से ये बड़ी चीज़ें होती हैं। ना तजर्बाकारी बंदे को अक्सर जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो ना तजर्बाकार पहली दफ़ा एमपीए बने, उठा के सीएम शिप पे बैठाती है। देखिए पंजाब ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब ही डिसीजन करता है कि कौन जो है वो मरकज़ में बैठेगा। पंजाब से नून लीग को कम वोट मिले तो मरकज़ की हुकूमत भी फारिग हुई और पंजाब की भी हुई। तो ये इतना बड़ा सूबा है कि जिसमें जो सारी आबादी ही पंजाब की एक साइड पे, बाकी सूबों की एक साइड पे, तो इसको चलाना एक ज़्यादा जो है वो बड़ी रॉकेट साइंस है। इसको किस तरह से चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। तो ये हमें याद है कि माजी में जो सेक्रेटरीज थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो यहाँ पर कोई भी एडमिन ऑफिसर से ये घबराए होते थे कि सीएम का विजिट होगा। तो अभी सीएम देख लें कहाँ पे होते हैं या उनके विजिट की सूरत हाल। तो ये पाकिस्तान में कम से कम जो है वो गवर्नेंस का जो मॉडल है वो हमें कुछ ऐसा अडॉप्ट करना होगा कि जिसमें लोगों के लिए बेहतरी हो। बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें, जहां पर हर रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या फिर हमारे मुल्क की गवर्नमेंट की, क्या अकाउंटेबिलिटी नजर आती है आपको? देखिए अकाउंटेबिलिटी मेरी नज़र में सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है आवाम करती है आपकी। अगर हम 5 साल के बाद जाते हैं, हम वोट लेने जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी आपकी आवाम ने कर देना आपने उनको 5 साल में उनके लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया आपने। अगर मुल्क में फेयर एंड फेयर इलेक्शन होते रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते रहें, तो अकाउंटेबिलिटी भी होती रहेगी और लोग खुद ब खुद उसके अंदर छनते हुए जाएंगे और क्लियर होते रहेंगे। आप इंडिया को देख लें यार, आपकी गांधी फैमिली थी, इंदिरा गांधी थी, बहुत बड़ा नाम था, बॉब था, करते 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 क्या हुआ, आज वहाँ एक चाय वाला है जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है कि नहीं? क्योंकि जब तक आपका इलेक्शन प्रोसेस आपका कंटिन्यू नहीं रहेगा, आपके ऊपर शक नहीं पड़ते रहेंगे, चाहे मुशर्रफ साहब के दौर में की शक्ल में आए, चाहे जिया साहब की शक्ल में आए, चाहे अभी हमारे यहाँ जो कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम की शक्ल में आए। जब तक ये नहीं होता रहेगा, आप प्रोसेस को चलने दें, आप प्रोसेस को ना रोकें। आप खुद ब खुद उसके अंदर बंदा छिनते हुए जाएंगे और आराम से आपके सामने साफ आ जाएगा। बिल्कुल जी, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, जब ब्रेक से आएंगे इकोनॉमी के हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही साथ फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से भी। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मन जाएगा हमारे साथ ब्रेक। वेलकम बैक। सीरियत चैन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है फैसलाबाद शहर की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं। महंगाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है, लेकिन आगे बढ़ते मैं चाहूंगी थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ भी हम लोग आए। फैसलाबाद शहर में पिछले 4 सालों से कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आई है। हाँ, यहाँ वहाँ जरूर आपको कुछ डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर एक तरफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज तो बन रही हैं, लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस लेवल पर मैचअप नहीं कर पा रहे। स्पेशली अगर फंडिंग के हवाले से बात करें और रिसोर्सेज के हवाले से बात करें, क्या आपको फैसलाबाद शहर में अभी नजर आ रहा है कि रिसोर्सेज और फंडिंग आ रही है सिर्फ, और अगर आप लोगों की गवर्नमेंट आती है? देखिए तो फातिमा डियर छोटी बहन और मेरी के बात यह है कि हर एक को साफ नजर आ रहा है फैसलाबाद समुद्री रोड है,
उसमें एक पैच है, पिछले 2 साल वहां खड्डे पड़े रहे, साल हो गया उसका रिपेयर वर्क शुरू हुआ है, अभी भी आए हैं। कम से कम हमें समझें कि जो फैसला समुद्री से हम फैसलाबाद आ जाते 45 मिनट्स टू 35 to 40 मिनट्स लगते थे हमें, अभी कम से कम 1 घंटा हमें लगता है, 15 से 20 मिनट हमारे खर्च हो रहे हैं। डेवलपमेंट खाली फैसलाबाद शहर की नहीं, मैं फैसलाबाद पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूँ, पूरे पंजाब की बात करूँगा आपकी मैं। पूरे पंजाब में जो डेवलपमेंट की पेज थी, जो डेवलपमेंट का काम था, उस हिसाब से नहीं हो रहा था। खान साहब पहले कहते थे जी सड़कें नहीं बनानी चाहिए, सड़कें नहीं बननी चाहिए। अभी जो काम हो रहा है उसने हमारे अपने, आपने खुद सुना होगा हमारे नेशनल असेंबली के अंदर हमारे पीटीए के मेंबर है, उन्होंने कहा है सिर्फ मियाँ वाली है या 2-3 इजला के और उन्होंने नाम लिए उन्होंने केपीके के, कैसे वहीं पे काम हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में कहीं काम नहीं हो रहा है। क्या ये गलत काम नहीं है? जो बाकी लोगों ने उनको वोट नहीं दिया खान साहब को, पूरे पंजाब के बाकी लोगों का उनके पे नहीं है? तो देखिए अगर लाहौर में आप काम नहीं करोगे इसलिए कि लाहौरियों ने अगर आपको वोट नहीं डाला, या आप कई और इलाके में वो काम ना करो कि आपको वहां से वोट नहीं मिले, ये बंदे की कम ज़र्फी भी होगी और छोटी सोच भी होगी बंदे की। अब्दुर्रहमान, अगर हम फंडिंग के हवाले से बात करें तो रिसेंटली कुछ प्लान्स अनाउंस किए गए थे जहां पर फैसलाबाद शहर को फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम होगा और डिफरेंट तरह की रिसोर्सेज को भी बेटर किया जाएगा। अगर वासा के हवाले से भी बात करें, वहां पर भी कुछ फंडिंग एसेसिबल है जिससे ऑफकोर्स कुछ चीजें बेहतर होती हुई नजर आ सकती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या वो फंडिंग पहुंच चुकी है, आगे लगना शुरू होगी, कोई काम हमें होता हुआ नजर आएगा? फातिमा देखें, जो एडीपी में पैसे रखे जाते हैं जिसमें मुलाजमिन की तनख्वाहें भी होती हैं, यही ऐलान वज़ीर आला कर जाते हैं कि इतना पैसा फैसलाबाद के लिए आ रहा है, चाहे उसमें मुलाजमिन की तनख्वाहें शामिल हों, चाहे छोटे मोटे मनसूबे शामिल हों। तो ये बदकिस्मती ये है कि 3.5 साल का अरसा हो गया, बड़ा लंबा अरसा होता है, फैसलाबाद के लिए कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कहीं पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही। छोटे मोटे काम अगर किसी के ज़ाती हुए हैं तो ठीक है, कोई बड़ी जो अचीवमेंट फैसलाबाद के लिए वो नहीं हुई। तो ये एक बड़ा मसला है। शूर साहब बता रहे हैं कि जो फैसलाबाद से समुंदरी रोड, समुंदरी का इनका हल्का है, तो वहाँ पर भी जो मसाइल बेपनाह, इन्होंने हॉस्पिटल उधर बनाया, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, अपग्रेडेशन की, इसके अलावा जो मुख्तलिफ काम किए पार्क्स के हवाले से, तो अभी वो भी कंटिन्यू नहीं रखे जा रहे। कोई नए होना तो और बात, अगर हम देखें ट्विटर पर मिनिस्टर बना दिए गए, वो भाई यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। फैसलाबाद की यही सूरत हाल है। समुंदरी रोड जो बनाया गया है, ये 3 साल तो लोगों खड्डों में सफ़र करते रहे, अभी काम शुरू हुआ है तो शायद ये 2 साल काम ही निकाल जाए, काम भी तेज़ रफ्तारी से नहीं हो रहा। बात फिर वही आ जाएगी कि जब तक गवर्नेंस नहीं होगी तब तक ये तमाम काम इसी तरह से लटके रहेंगे। देखिए MPMNS की जो ब्यूरोक्रेसी के हाथों जिस तरह से रोज़ाना ही कोई ना कोई बात सुनी जाती है कि उनकी बात नहीं मानी जाती, डिप्टी कमिश्नर या CPOs उनके साथ मिलकर काम नहीं करते, तो ये इनको तो सबसे बड़ी अपोजिशन ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की जानब से है, जो PTA के MPMNS है ना। नून लीग वाले तो मौज कर रहे हैं 3.5 साल में, इन्होंने पूरी मौज की है कि एक तो इन पे अवाम की कोई भी तवक्कुआत नहीं है, वोट भी पंजाब में सबसे ज़्यादा इनको मिल गए, तवक्कुआत भी लोगों ने वाबस्ता नहीं की कि ये अपोजिशन में है, और जो बदकिस्मतियाँ हुकूमत के लिए आई या हुकूमत की जो भी नाहली बनी, ये नून लीग के हक में जा रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे लग रहा था आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मैं रिस्पॉन्ड इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि ये अब्दुर्रहमान बात कर रहे हैं। देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमने जाना है ना, हम भी पिछले 5 साल गवर्नमेंट रही है, हमारे में DCO से, मेरे अपनी नज़र में अगर आप DC के पास या CP के पास आप जायज़ काम से ले जाएंगे ना, कभी आपको मना नहीं करेंगे वो आपको। इट इज़ द वे हाउ यू अप्रोच देम। काम कराना भी और काम लेना भी एक आर्ट है मेरे ख्याल से, मेरे अपनी सोच है कि नहीं है। और आपको किसी काम लेना नहीं आता, आपको पता नहीं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं जाऊं, अगर मैं जाके गैर के कानूनी काम है उसके ऊपर मैं प्रेशर देता रहूं, उसके बजाय एक जायज काम है उसमें मैं प्रेशर दूंगा, वो उसका मुझे ज्यादा फ्रूटफुल नतीजा मिलेगा उसको मुझे। और उस हिसाब से मैं अब्दुर्रहमान ने जो बात की है, समुंदरी में हॉस्पिटल है जो 60 बेड से 120 बेड हमारी दौर में हुआ था पिछले 5 साल में, अभी तक उसका प्रॉपर फाल नहीं हो सका। वो समुंदरी से साहिवाल जो सड़क है जो बनाई गई थी शहबाज साहब के दौर में, उसमें यह तो साहिवाल के लोगों को सबको आसानी होगी जी, समुंदरी से इंटरचेंज या मोटरवे के पर चढ़ने के लिए, लाहौर जाने के लिए, या जिन्होंने इस्लामाबाद जाने या सीधा आके वाया फैसलाबाद यहाँ से जाएंगे, लोगों ने बजाय इस पे आने के लोग अब प्रेफर कर रहे हैं GT रोड से लाहौर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी डेवलपमेंट जो आपने बात की है, जो काम हुए हुए हैं,
चाहे डेवलपमेंट आप नई नहीं कर रहे हैं, जो पुरानी बनी हुई उसको अगर अपडेट नहीं रखेंगे तो लोगों के अंदर तशरीफी पैदा होती है, लोगों के अंदर फिर प्रॉब्लम आती है, लोग फिर अवॉइड करते हैं। फिर आप खुद ब खुद लोगों, जाहिर बात है एट द एंड ऑफ द डे जो मर्जी गवर्नमेंट हो, आपने वोट लेने अवाम के पास जाना है। आपने जो आपकी कारकर्दगी है, जो आपका काम है, डेवलपमेंट है, अच्छी है बुरी है, अवाम ने उसका आपको सिला देना है आपको। अगर स्पेशली लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात करें अब्दुर्रहमान, बल्दियात एक्टिव नहीं नजर आए, बल्कि बहुत बहुत अरसे से हमने देखा है कि ना तो उनको इख्तियारात दिए गए और डिफरेंट तरह के इश्यूज की वजह से लोकल गवर्नमेंट हमारी फॉर्म नहीं हो पाई। आगे चलते हुए क्या सूरत हाल नजर आ रहे हैं? आई थिंक हमने पहले भी बात की थी कि अभी शायद मिड ईयर तक हमें इलेक्शंस बल्दियात में होते हुए नजर आएंगे। क्या वक्त बचेगा उनके पास कुछ करने के लिए? ये हमारी बदकिस्मती है कि मतलब जो हमारे टीयर्स हुकूमत की है, मतलब फेडरल है या सूबे की है, वो तो चलती रहती हैं, लेकिन जो मुकामी हुकूमतें हैं वो ख़त्म करती जाती है। ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। ये मतलब आवाम के ग्रास रूट लेवल तक जो मसाइल हैं वो इनके ज़रिए हल होने होते हैं। ये लोग जब बल्दियाती नुमाइंदगा नहीं ना होते तो जो मामूली मसाइल है, पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट लेने के लिए लोगों को जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये बहुत, बाकी दुनिया में कोई 40-40 डिपार्टमेंट्स लोकल गवर्नमेंट्स के अंडर होते हैं। इसी वजह से जो अब हम देखते हैं कि ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस का निज़ाम होता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि नून लीग ने भी इग्नोर किया, आखिरी साल में पावर्स दी, और जो आखिरी साल में पावर्स दी वो पीटीआई ने आके वापस ले ली, ख़त्म कर दिया, अदालत में चले गए, इख्तियारात नहीं दिए, और अभी जो है वो 1 जनवरी से ख़त्म करके फिर डीसीज को लगा दिया गया। तो ये देखें फैसलाबाद कितना बड़ा ज़िला है, ज़िला कौंसल का जो एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर है, कॉरपोरेशन का डिप्टी कमिश्नर है, अपने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी चला रहा है, 8-10 कमेटियों को चेयरमैनशिप बनाया गया है। तो एक बंदा कितना काम कर लेगा? फिर यही सूरत हाल जो अवाम की नज़र आ रही है कि अवाम धक्के खा रही है और कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कभी खुली कचहरी के नाम पर अवाम की तजलील की जाती है, कभी सिटीजन पोर्टल के नाम पर की जाती है। अगर ये इख्तियारात डिवाइड कर दिए जाएं और एक बंदा 100 काम की बजाय 100 बंदे 100 काम करें तो इससे काफ़ी बेहतरी आने का इम्कान है। और फिर जो अवाम है उनका आउटपुट भी शामिल होगा और अवाम उन तक रसाई भी आसानी से हासिल कर लेंगे। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के हवाले से अगर बात करें, किसी भी लोकल गवर्नमेंट बॉडी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने थ्रू फंड्स जनरेट कर पाए, एंड रिसेंटली इस पर काम भी किया जा रहा है। क्या नून लीग की जो पॉलिसीज होंगी क्या वो इस चीज़ को आगे लेके चलेंगी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी की बात आप कर रही हैं, खुद जनरेट करना है। जो हमारे टाउन कमेटीज है वहाँ पे जनरेशन तो होती है, फंड्स होते हैं। जाहिर बात है जब समुद्री की मैं बात करूँगा, हमारा जो छोटा है ये, बाकी फैसलाबाद जो बड़ा है, ये सब आपको जितना आपका टैक्स होता है आपके डेवलपमेंट के हिसाब से, आपकी जो परचेज है, सेल है, हाउसिंग पॉलिसी, सोसाइटीज़ हैं, बाकी हैं, सब पैसा तो यहाँ आता है, सब कुछ है। पर असल में जो मुझे जो नज़र आता है उसके बाद चेक एंड बैलेंस बहुत लाजमी है। इट्स अ गुड पॉलिसी, देयर नो हार्म इन इट। आप अपने जनरेट करें, पैसा खुद जनरेट करें, मगर उसको फिर जायज़ तरीके से वहीं खर्च भी करें आप। अगर फैसलाबाद का पैसा है, इट शुड बी स्पेंड इन फैसलाबाद, रादन के फैसलाबाद जनरेट फैसलाबाद करे, आप उठा कर जाके उसको खर्च कर दें लाला मूसी के ऊपर। भाई ये तो उसका हक नहीं है ना। जहाँ का पैसा है वहीं पर ही खर्च हो, वहीं पर डेवलपमेंट हो, वहीं पर से काम हो, तो इससे बेहतर मैं कोई दूसरी बात नहीं। करप्शन अब्दुर्रहमान एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से पाकिस्तान में, और ये हमारी बदकिस्मती रही है कि इतने रिसोर्सफुल होने के बावजूद हमारे सिस्टम में हमेशा करप्शन नजर आई है। क्या आगे चलते हुए इस गवर्नमेंट के कुछ इस तरह के इकदाम थे जहां से हमें करप्शन कम होती हुई नजर आई? क्या आगे चलते हुए चीजें ऐसे ही इम्प्रूव होती रहेंगी? फातिमा देखिए, करप्शन एक वर्ड है जो अपने अंदर कई तरह के मानी लिए हुए। पाकिस्तान जैसे ममालिक का जो सारा ढांचा है वो करप्शन पर खड़ा होता है। जो ही ऊपर से सख्ती आती है तो सारा जो ढांचा है वो कोलैप्स कर जाता है, चलाना मुश्किल हो जाता है। देखिए 2-3 चीज़ें मैं उसकी मिसाल देने की कोशिश करता हूँ। एक तो इसको ग्लोरीफाई बहुत कर दिया गया, काबिल कबूल बना दिया गया। अब किसी के लिए करप्शन बुरी चीज़ नहीं है, रिश्वत देना या लेना या उसके लिए काम करवाना उसको बुरा नहीं समझा जाता है। सोसाइटी में एक चीज़ शामिल हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि सरकारी लोग सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं ना, सरकारी मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें देख लें या उसके जो बरक्स प्राइवेट लोगों की तनख्वाहें देख लें, बहुत बड़ा फ़र्क होगा। अभी जो डिप्टी कमिश्नर पर मैं तनकीद कर रहा था, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप किसी सीईओ की तनख्वाह देख लें जो इतना ज़्यादा काम कर रहा हो तो वो शायद 2-3 मिलियन तक चली जाए, और डीसी जो है 1-1.5 लाख पे फंसा होता है।
तो ये 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। मलेशिया या कुछ ममालिक की मिसाल दें तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाहें उन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई हैं। जैसे हमारे जुडिशरी की थी कि इसमें जो काफ़ी बेहतरी आ जाए, तो ये 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इसमें देखना होता है कि अवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है। देखिए, नून लीग की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा करप्शन के हवाले से बदनाम हुई, और अभी जो ये हुकूमत आई है, ये नारा लेके आई कि हम ख़त्म करेंगे, ख़त्म तो नहीं हुई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। तो अब जो नून लीग का स्ट्रक्चर बना हुआ था या जो स्ट्रक्चर चल रहा था उनका, वो लग रहा है कि शायद वो ज़्यादा बेहतरी से काम कर रहा था, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था। उसमें कोई उन्होंने ऐसा बना दिया कि जिसमें नीचे से ऊपर तक जो है वो काम बेहतर हो जाए। तो ये अभी शायद बनाने में उस तरह से नाकाम रहे हैं। तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी, देखिए, एंटी करप्शन बनाया हुआ तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो करप्ट डिपार्टमेंट होगा। नैब बनाया हुआ तो वो नैब के जो असासे चेक कर लें वो सबसे ज़्यादा निकलेंगे। जितनी तहकीकाती एजेंसीज़ हैं, FIA हो गई या दूसरी एजेंसीज़ हैं, उनके जो एसेट्स देख लें आप, उनके मुलाजमीन के चेक कर लें, वो कहीं के कहीं होंगे। पुलिस देख लें, उसके SHOs या ASIs के मुंशियों के चेक कर लें तो वो आपको करोड़ों में मिलेंगे। पटवारी चेक कर लें। तो ये जो करप्शन रोकने के लिए बनाए गए हैं वो उनके असासे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर क्या करप्शन वाकई कम करने की कोई संजीदा कोशिश की जाती है, बस नारा लगा के हुकूमत में आ जाता है, ये देखना है। बिल्कुल जी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डिफरेंट इश्यूज के हवाले से और एस्पेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। स्पेशली फोकस आज हमारा महंगाई पर रहा, साथ ही साथ डेवलपमेंट एंड फंडिंग के हवाले से, एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी लोकल गवर्नमेंट के अंदर कितनी जरूरी है। आगे बढ़ते हुए, ऑफकोर्स आपको पता है कि ब्रेक में बिल्कुल जाने से पहले हमने ब्रीफली करप्शन के हवाले से बात की थी और अब्दुल रहमान ने बहुत ही अच्छी तरह एनालिसिस दिया ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर। अब मैं यही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, PMLN के हवाले से बात करें तो आई थिंक नॉट कि दूसरी पार्टीज पर यही इल्जाम नहीं लगाया गया, लेकिन PMLN के हवाले से बात करें तो बहुत सारी जगहों पे करप्शन के साथ लिंक्स नजर आए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपको ये बात है फातिमा जो बात कर रही है PMLN के हिसाब से कि वो टारगेट किया गया नवाज शरीफ साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया गया, उनके इर्द गिर्द पूरा बनाया गया, प्लान किया गया। जो पैनामा लीक्स आई हैं, खाली नवाज शरीफ साहब का तो उसका नाम भी नहीं था, जो मगर उसके बाद उनको लिंक किया गया, उनके बेटों का नाम था, जो भी रजिस्ट करा करके, और फिर उसके अंदर जो बाकी जो 100 बंदों के औरों के 400-500 बंदों की लिस्ट थी, किसी और का नाम उसके बाद नहीं आया, कोई और सा, एवरीथिंग इज गॉन बैक। और अब जो पेंडोरा लिस्ट जो भी आई है, ये किधर गई, ये बताएं मुझे अभी। इसके अंदर जिनका नाम आया है, आर दे ऑल अबव द लॉ, आर दे ऑल द होली काउस, कि उनके ऊपर नहीं कुछ हो सकता, उनके मतलब कोई बात नहीं हो सकती है। वो मियां नवाज शरीफ को, मैं कहूँगा मियां नवाज शरीफ को नहीं, पाकिस्तान को टारगेट किया गया था। पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो रही थी, पाकिस्तान के जो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, पाकिस्तान का ने जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट किया था, आपका चाइना है, रशिया है, कतर है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ जो पाकिस्तान की जो मैं जियो पॉलिटिकल पोजिशन के हिसाब से पाकिस्तान जो ग्रो कर रहा था, अपने आप की डेवलपमेंट कर रहा था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली भी आ रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही थी। आप हर एक के सामने बात है, ये कोई नहीं है, आप इकॉनमी का जिस मर्जी उठा कर देख लें, स्टॉक एक्सचेंज से लेके नीचे तक आपका किसान है वो खुशहाल था सारा का सारा आपका, मगर उसको टारगेट किया गया। एक नलायक नाहल और ये नलायक गवर्नमेंट को लेके आने के लिए, इमरान खान साहब को लेके आने के लिए, जिन लोगों की इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि ये आएंगे और आके हम क्या क्या ये कर देंगे, मगर हमें कुछ ये डिलीवर नहीं कर सके। आज वही लोग जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ बातें करते थे, जो कि नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे थे, आज वही नवाज शरीफ से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ की मिन्नतें भी कर रहे हैं और नवाज शरीफ को वापस आने की रिक्वेस्टें भी कर रहे हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो आपने भी कुछ चीज़ें मेंशन की, लेकिन स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे से बात करें, क्या इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी नजर आती है आपको? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ होते हैं जहाँ पे आप सस्टेनेबिलिटी होगी। जिस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, चाहे इकोनॉमिक हो या दूसरी हो, उस मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। आपके अपने मुल्क के, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हैं, वो क्यों बाहर जाते हैं? आप क्यों जाके दुबई में या कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं? लोग क्यों करते हैं? उनको पता है कि आपका रुपया वो डिवैल्यू हो रहा है, आप में कल पता नहीं कल क्या होना है,
आपकी कल की इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या होगी। जो शहबाज शरीफ साहब ने 2018 के इलेक्शन के बाद सबसे पहले कहा था, आई एम चार्टर ऑफ इकोनॉमिक करें हम, इकोनॉमी बात की थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, ताकि इकोनॉमिक आपका जो ग्रो है, इकोनॉमिक आपकी जो पॉलिसीज हैं, यू शुड मेक इट फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। जो मर्जी गवर्नमेंट आए उसको चेंज ना करे, ताकि पाकिस्तान के अंदर तरक्की भी होगी। जो बिजनेसमैन है जिसको पता है कि मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की, आज मेरी चीज बनाई है, कल मेरा रेट पे, आज मैं आपसे सौदा करता हूं किस चीज का, जो टेक्सटाइल की बात कर लें, और मैंने आपको कपड़ा देना है इस मीटर पे, इस रुपए, इस डॉलर पे देना है, आप अगले दिन यहां पे 4 रुपए अगर यूनिट बढ़ जाए बिजली का, 4 रुपए डीजल या पेट्रोल बढ़ जाए, तो मेरी यानी कि जो वर्किंग है वो तो आउट हो गई सारी की सारी भाई। तो हमें इन चीजों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपको पॉलिसीज को भी आपको स्टेबल रखना पड़ेगा और फॉर लॉन्ग पीरियड रखना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान, नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से थोड़ी सी अगर हम बात कर सकें, बिकॉज अब हमारे पास वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं बच रहा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फैसलाबाद के लोगों के लिए और किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए नेक्स्ट गवर्नमेंट का? देखिए, शहरियों को ये देखना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी हुकूमत उनके लिए बेहतर रही है। ये 4-5 हुकूमतों का कंपैरिजन करना चाहिए, और अगर हुकूमत चाहती है कि यहाँ पर पब्लिक जो है उनके साथ रहे, तो इसमें एक लोकल बॉडीज इलेक्शन बहुत जल्दी अनाउंस करने चाहिए। लोगों के पास इख्तियारात आएंगे, वो शायद डेवलप करें, थोड़ा सा जो उनकी रूट्स है वो बेहतर हो जाएंगी पीटीआई की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हैं। और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, फार्मर्स के मसाइल हल किए जाएं। ये 3-4 चीज़ें हैं जिन पर अमल दरामद फौरी करते हुए हालात खासे बेहतर हो सकते हैं। अगर गवर्नेंस बेहतर हो जाए तो उसका असरात जो कीमतों पर पड़ता है कि उससे खासी बेहतर हो जाती हैं। अगर इंपोर्ट पॉलिसी में जो स्पेशली फूड आइटम्स हैं वो इंपोर्ट करने की बजाय अपने फार्मर्स को ही यहाँ पर सब्सिडी फराहम की जाए, जिसमें गंदम हो गई, ऑयल सीड्स हो गई, या इस तरह से जो भी हम दालें वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तो अगर इन्हीं लोगों को खाद पर सब्सिडी दें, बीज पर दें, तो यही ये चीज़ें पैदा होंगी और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम करने में मदद मिलेगी, जो हुकूमत बदकिस्मती से इसमें कामयाब नहीं हो रही। इसी तरह से जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो नए लोग, छोटे लोग शामिल होते हैं एक्सपोर्ट में, उन्हें सहूलियत दी जाए, लोन दिया जाए, तो उससे भी खासी बेहतरी आती है। लेकिन ये पॉलिसीज़ कम से कम 10 साल के लिए बनाई जाएं, ताकि नए लोग भी इंटर हों, मुस्तहकम हों, और जो हमारा रुपया है वो मुस्तहकम हो जाए। ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा भी चैलेंज है कि IMF से हमारी अगर डील होती है तो फिर दूसरे बैंकों से रुपया बारो करके, डॉलर बारो करके हमारा जो रुपया है वो मुस्तहकम किया जाए। इसी सूरत में जो महंगाई है वो कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछ सकूं, स्पेशली नौजवानों के हवाले से, फैसलाबाद शहर में बहुत यूथ मौजूद है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, अपने टैलेंट्स को कहीं एग्जर्ट करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। क्या प्लानिंग होगी नून लीग के हवाले से? सिर्फ हम फैसलाबाद पे अगर अपना फोकस रखें। देखिए, फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। मेरे हिसाब से जितने हम इंडस्ट्री को, हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को देखें, फैसलाबाद इंडस्ट्री को देखें, हम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, हम बिजनेसमैन को प्रमोट करें, उनको लें, ताकि अपने यूनिट्स बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, ताकि अगर मैं कहूँ ये सरकारी नौजवान को सरकारी नौकरी मिलेंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। इतनी कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर कि लोगों को नौकरी दे सके। ये प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर आपको पाकिस्तान को ग्रोथ करना पड़ेगा। आज देखें आप, IT सेक्टर जो हमारे पाकिस्तान में, जिसको बहुत बड़ा एक यहाँ पर पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान लोग बच्चों के अंदर, नए जनरेशन के अंदर कैपेबिलिटी भी है। वी शुड वर्क ऑन द IT सेक्टर के ऊपर हम काम करें। हम IT सेक्टर्स के लोग, बच्चों को, नयों को उसके वेन्यूज़ दें, उस पर काम करें। और जाहिर बात है, तो दुनिया भर में यहाँ के ग्लोबल विलेज हो गया अभी दोनों। अब तो बात रही नहीं आपकी। वो यहाँ से बैठ के बेशक देखें, वर्क फॉर गूगल के लिए काम कर सकते हैं, जिसके लिए मर्जी काम कर सकते हैं, मरे के पहले आप उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको आपको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ताकि अपने आप को ग्रो कर सकें, ताकि दे कैन गो एंड कम्पीट इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से अब्दुर्रहमान अगर बात करें तो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इस टाइम पे। गवर्नमेंट के साथ कोई भी जो एसोसिएशन है, चाहे वो हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे हम डिफरेंट इदारों की बात करें, हर जगह पे आने वाली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और किस तरह से दोबारा उसी लेवल पे, पहले अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती थी दैट वाज अ बिग डील, और अब वही लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं। देखिए, नौजवानों को मैं स्पेशली ये कहूँगा कि बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं, वो अपने कारोबार करें,
अपनी स्किल्स सीखें, उनको मल्टीप्लाई करें मुख्तलिफ प्राइवेट जॉब्स में, वहाँ पर उनका बेहतरीन कैरियर उनका मुनसर होगा। और जो गवर्नमेंट की छोटी मोटी जॉब्स हैं उनके पीछे मत भागें, वो सारा कैरियर जो है वो ख़राब कर देंगी। एक सिर्फ रिटायरमेंट या पेंशन के लालच की वजह से वो तमाम उम्र अपनी ज़ाया कर देते हैं। हुकूमत को भी ये देखना होगा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की जो मराहत हैं उसमें खासी कट लगाने होंगे कि जो प्रिविलेजेस गवर्नमेंट मुलाजमिन को होती हैं उनकी वजह से लोग पीछे भागते हैं और प्राइवेट जॉब्स कम करते हैं या जो अपने प्राइवेट बिजनेस कम करते हैं उनकी जानब अगर ये हौसला अफजा इकदाम किए जाएँ तो इससे खासी बेहतरी आ सकती है कि लोग प्राइवेट जॉब्स के पीछे नहीं भागेंगे, अपने कारोबार करेंगे। और स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागने की जो सूरत हाल है या बेरोज़गार रहते हैं या बाहर चले जाते हैं तो उस पर कट लगाना मुमकिन होगा और जो छोटे कारोबार है उसको प्रमोट करना मुमकिन होगा, छोटी मोटी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना मुमकिन होगा। इसके लिए कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, IT कोर्सेज हों, और उसके लिए जो अपनी कुछ एक मिनिस्ट्री भी जो IT के उसको इकदाम ऐसे किए जा सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों के ज़रिए इस तमाम काम में अटैच हों ताकि जितना भी एक्सपोर्ट होती है, जितने भी कारोबार होते हैं, एक तो वो तमाम का तमाम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए फ़ायदामंद रहे, टैक्स नेट के लिए फ़ायदामंद रहे, और फिर जो लोग हैं वो भी अपना कारोबार से अच्छा रिज़्क कमा सकें। फैसलाबाद के लोगों के लिए क्या पैगाम होगा आपका? मेरे फैसलाबाद के लोगों के लिए पैगाम होगा सबसे बड़े कि मेरी जो बाएं हैं, जो बहनें हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन पे तवज्जो दें। आप अपने बच्चों के एजुकेशन पे तवज्जो दें, बच्चे की एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन के साथ साथ उनकी तरबियत पे भी तवज्जो दें। आप एजुकेशन बगैर तरबियत के उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव, आई थिंक कुछ अल्फाज में बहुत ही खूबसूरत पैगाम सब फैसलाबादियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने आज हमें ज्वाइन किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही है। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सफ़र करके आना सुबह सुबह बिल्कुल आसान नहीं होता। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि आप वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों की हेल्थ को हमेशा एम्फसाइज करें और कितना ज़रूरी है कि नो मैटर व्हाट आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखें। और चाहे वो वर्कआउट्स के थ्रू, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, चाहे फिर वो कोई मेंटल हेल्थ की एक्सरसाइजेस के हवाले से। एंड येस, दे डू एग्जिस्ट, जहाँ पर आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। इवन 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट नेचर में गुजारने से, यानी कि चाहे आप अपनी स्ट्रीट पर वॉक कर लें, चाहे आप अपने जो लॉन है उसमें वॉक कर लें, बट किसी भी तरह से नेचर के नज़दीक होने से और खुली हवा में होने से आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखा जाए। एंड ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, दोनों डिपेंड करती हैं आपकी डाइट के ऊपर। और डाइट हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसके अंदर ग्रेन्स ऐड करें, मीट को ऐड करें, स्पेसिफिकली मेक श्योर करें कि आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, उसके अंदर ना तो कुछ ज़्यादा है ना तो कुछ कम है। सोडियम एक ऐसी चीज़ है जो कि हम हमेशा एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं अपने खानों के अंदर। नमक, जिसका अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो नमक का कम इस्तेमाल करें अपने खानों के अंदर और डिफरेंट तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा के रखें। साथ ही साथ आपको पता है किसी भी मील को तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, बजाय के कैन या प्रोसेस्ड चीज़ों को खरीदने के फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। और कुकिंग ऑयल का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि पाम, कॉटन सीड और सोयाबीन इसके अंदर ऐड किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी रेसिपी तैयार कर रहे हैं, गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों के दावा है कि आपकी सेहत उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। ना तो आपको सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ना ही आपको जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है हम देसी हैं और फैसलाबादी हों, पाकिस्तानी हों, खाना हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज हम बहुत पसंद करते हैं डिफरेंट तरह की डिशेज़ को ट्राई आउट करना। इसलिए हमेशा अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये दावा है कि आपको कहीं पर भी अपने जायके पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आप अपनी फेवरेट रेसिपीज़ को भी इंजॉय कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको ना तो कैलोरी काउंट की टेंशन लेनी होगी, ना ही आपको ओवरऑल अपनी सेहत के हवाले से परेशान होना पड़ेगा। चाहे आप कोई मॉडर्न रेसिपी बना रहे हैं जो कि आप बेक कर रहे हैं या एयर फ्रायर के अंदर तैयार कर रहे हैं, या फिर कोई ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि जनरेशन से आपकी फैमिली में पास ऑन होती हुई आ रही है, कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो, गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये दावा
दावा है कि किसी भी रेसिपी के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल प्रिसाइज जो फ्लेवर है वो आपको खाने में मिलेगा। और आपको पता है कि जब भी कोई रेसिपी हम बना रहे होते हैं उसके अंदर प्रिसीजन बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज आपका प्रिसीजन ऑफ होगा तो चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें आपका खाने का टेस्ट उतना अच्छा नहीं हो सकेगा जितना कि होना चाहिए। तो बहुत बहुत ज़रूरी है अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इंग्रेडिएंट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स जो कि यूजुअली आप इस्तेमाल नहीं करते हैं घर के अंदर उनको ट्राई करके देखें। बैंगन लोग जो है कुछ लोग खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप एक्चुअली में बहुत मज़ेदार सब्जियां तैयार कर सकते हैं, उसके साथ साथ सालन भी बनाए जा सकते हैं और डिफरेंट तरह की रेसिपीज का इस्तेमाल करते हुए एक बैलेंस डाइट को लाजमी तौर पे खाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि ना तो सेहत पे कॉम्प्रोमाइज होगा और ना ही आपकी टेस्ट पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सब कॉन्टिनेंट के लोगों की, तो चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई और मुल्क हो, एक ट्रेडिशन जो हमारे साथ हमेशा ट्रैवल करता है वो है हमारी चाय की मोहब्बत। एंड आई थिंक एवरीबडी स्पेशली आज मंडे है, मंडे को आई थिंक चाय थोड़ा और ज्यादा ज़रूरत होती है चाय की, और हर शख्स उठते वक्त ही उनका होता है कि भाई चाय का कप किधर है। अगर मैं चाय के हवाले से बात करूं तो डेटी बनाने वालों को ये दावा है कि चाहे आप एक्सट्रीम क्वालिटी जो कि येलो पैकिंग में अवेलेबल है, चाहे वो दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करें, नियरेस्ट स्टोर से आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी आप लोगों की सेहत, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। डेटी बनाने वालों को ये भी दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसके बाद आपकी पत्ती बहुत ही फाइन होती है। किसी भी चाय का अगर आपने अंदाजा लगाना हो कि चाय कितनी अच्छी है, कितनी इफेक्टिव रहेगी, तो आप उसकी खुशबू, टेस्ट और टेक्सचर से ये चीज़ पता लगा सकते हैं। डेटी बनाने वालों को ये दावा है कि तीनों चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इनफैक्ट डेटी बनाने वालों को ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, वो खुद बैठकर हर क्वालिटी को, हर नए प्रोडक्ट को खुद टेस्ट आउट करते हैं, सैंपल करते हैं टू मेक श्योर कि आप लोगों तक जो एंड प्रोडक्ट पहुंच रहा है, जो कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंच रहा है, वो नंबर 1 क्वालिटी का हो और आप लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा हो, साथ ही साथ टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, एंड ऑफ कोर्स आपको तरोताज़ा रिफ्रेश कर दे ताकि आपके बाकी दिन के जितने भी काम हैं, चाहे वो आपकी एजुकेशनल काम है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो आपका काम है, प्रोफेशन है, करियर है, गोल्स हैं, जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उसको सही तरह से आप अकम्प्लिश कर पाए। एंड आई थिंक जब अकम्प्लिशमेंट की बात करते हैं तो फैमिली इज़ एट द हार्ट ऑफ इट, और जब भी आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, अच्छा वक्त गुजारते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि शायद हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना भूल ही जाते हैं। तो आज के दिन ये फैसला करते थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और अपने प्यारों के साथ उस वक्त को गुजारने की कोशिश करेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के हवाले से, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि हमारा किचन का सेगमेंट जारी था और मैं हमेशा कहती हूँ अपनी सेहत पर फोकस करें, अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करें, बिकॉज लाइफ में आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, वो चाहे पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से या प्रोफेशनल या करियर वाइज एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट्स हो, आपकी सेहत मेंटली एंड फिजिकली अच्छी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ सेकेंड होनी चाहिए और आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको पता है हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि फैसला बादशाह के डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करें, अपने गेस्ट के साथ एक डिस्कशन जनरेट करने की कोशिश करें, और क्रिटिसाइज करना हमारा मकसद कभी भी नहीं होता, बल्कि एक्चुअली में एक डिस्कशन जनरेट करना होता है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ सकें। बिकॉज आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग सोल्यूशंस की बात करें, ना कि रेपिटेटिवली प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक आज की यूथ यही चाहती है कि एक्चुअली में उनके मसाइल को सॉल्व किया जाए। फैसलाबाद की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री की बात ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। फैसलाबाद की पहचान हमारी इंडस्ट्री है, और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री का, हमारी जीडीपी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर। और अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो भी वी प्रिटी गुड इन टर्म्स ऑफ गिविंग कॉम्पिटिशन इंडिया और बांग्लादेश को, लेकिन साथ ही साथ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है। आए दिन हमें किसी न किसी तरह के मसाइल या शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ता है। कहाँ हैं वो पॉलिसीज़ और कहाँ हैं गवर्नमेंट के वो अहकामात जो कि एक्चुअली में लोगों की मदद कर सके, जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो लेबरर्स हों, चाहे वो ओनर्स हों, चाहे वो डिफरेंट ओहदों पर लोग मौजूद हों। तो जी मैं जल्दी से आपका पहले इंट्रोडक्शन करा देती हूँ हमारे मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारी सीनियर रिपोर्टर हैं। शराज, आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला। मुझे पता है आज खासा मुश्किल था लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ जवाद अस्कर साहब, जो कि चेयरमैन हैं द पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, और साथ ही साथ डायरेक्टर हैं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली अगर हम
बात करें फैसलाबाद शहर की, तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री का मेंशन करते हुए इट्स नॉट पॉसिबल, और याम मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन दैट इंडस्ट्री। इससे पहले कि मैं डिफरेंट इश्यूज के हवाले या एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करूं, आई थिंक शराज अगर आप थोड़ा सा टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ, थोड़ा सा बता दें इंडस्ट्री की सूरत हाल के हवाले से, एंड कौन से ऐसे परसिस्टेंट इश्यूज हैं जो कि फौरी तौर पे हल होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फातिमा। सबसे पहले तो मैं जवाद असगर साहब को वेलकम कहना चाहूँगा कि वो सिटी 41 को उन्होंने एक वक्त दिया है, बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, और ख़ास तौर पे आपने इंडस्ट्री के इश्यूज़ के हवाले से बात की, तो इंडस्ट्रीज़ को इस वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त नज़र आ रहा है, और वो मेन रॉ मटेरियल जिसे कॉटन कहा जाता है, उसकी शॉर्टेज मुमकिन तौर पर हो सकती है, क्योंकि उसकी कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। 12,000 रुपये से बढ़ना शुरू हुई थी कीमतें, और आज उसकी कीमत जो है 19,500 रुपये फी मन पे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है इंडस्ट्री मुमकिन तौर पर बहुत सारे क्राइसिस को फेस कर सकती है, और इस पर गहरी नज़र तो जवाद असगर साहब ही डालेंगे, लेकिन ख़ासूसी तौर पर जो रॉ मटेरियल आपका शॉर्ट होने लगेगा, तो आप किस तरीके से कंपेटिटर रहेंगे मुल्क के अंदर, पूरे खत्ते के अंदर, और किस तरीके से आप अपनी इंडस्ट्री को, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत मेजर कंट्रीब्यूट है इसका हमारी जीडीपी के अंदर, और ख़ास तौर पर अगर इसको मेंटेन रखना है तो हमें इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल एसोसिएशंस को, तमाम सेक्टर्स को इंसेंटिव्स देना होंगे, उनको टेक्सटाइल पॉलिसी देना होगी, उनको एक रूट देना होगा, उस रूट के मुताबिक ही अगर इंडस्ट्री चलेगी देन वी विल बी एबल टू सर्वाइव। अदरवाइज ये इंडस्ट्री अगर सर्वाइव नहीं कर सकेगी, तो आप सिर्फ ये देखें कि सिर्फ इंडस्ट्री नहीं डूबती, जिस तरह से आपने कहा कि इंडस्ट्री ओनर्स नहीं डूबते या उनकी कंपनीज नहीं डूबती, आपके लाखों करोड़ों सैकड़ों जो मजदूर और लेबर तबका है वो डूब जाता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ताल्लुक है इस इंडस्ट्री के साथ। अगर आप देखें कि आपके सिर्फ जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, लेट्स जस्ट से कि आपकी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं वो 500 टू 1000 है, आप उनको पे कर रहे हो, अच्छा आउटसाइड ऑफ योर कंपनी जब आपकी गाड़ियां जाती हैं, जब आपका ट्रांसपोर्ट जाता है, कपड़े की तरसीलात होती हैं, तो वो जो ड्राइवर्स कमा रहे होते हैं वो एक अलग इनडायरेक्ट वेजेस के ऊपर लगे होते हैं, जो आपसे तो नहीं ले रहे, लेकिन जहां पे माल पहुंचाना उन्होंने उनसे ले रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपकी फर्म के साथ, आपकी कंपनी के साथ अटैच होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्री को जो है वो तवज्जो देते हुए, इस वक्त नो डाउट जवाद असगर साहब इसको सेकंड करेंगे कि रज़ाक दाऊद और हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन सही है एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए, लेकिन लोकल इंडस्ट्री का क्या? लोकल इंडस्ट्री इस वक्त जिस कुर्ब से गुजर रही है, जिस तंगदस्ती से गुजर रही है, कि यहाँ तक कि आप एप्टपमा से फिगर्स लेके पूछें, उनके 45 यूनिट्स हैं टोटल पूरे शहर फैसलाबाद के अंदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और डाइंग के, उनमें से ऑलमोस्ट 60 to 70% बंद हो चुके हैं, यानी दे आर नॉट रनिंग देयर फैक्ट्रीज। हालांकि सीजन है, ये फरवरी है, उसके बाद मार्च है और लॉन आनी है, और वहां पर डाइंग एंड प्रिंटिंग ये सब, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? इसकी कई रीजन है। सबसे बड़ी रीजन ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, जिस जवाद साहब ने अभी अपनी इंटरव्यू में कहा, लोगों की कुव्वत खरीद, बाइंग पावर नहीं रही, बाइंग पावर नहीं रही, क्योंकि अब लोगों की जो प्रायोरिटी है वो पहनना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, उनकी प्रायोरिटी जो है वो ये है कि अपना दाल दलिया कल तक का किस तरह से पूरा करना है। जो मुतवसत तबके की बात कर रहा हूँ, जो सफेद पोश है वो भी इवन ये सोचने पर मजबूर हुआ है, लेकिन दैट इज अनदर थिंग कि वो शो नहीं कर रहा, वो शो कर नहीं सकता, वो हाथ किसी के आगे फैला नहीं सकता, लेकिन वो अपना किसी ना किसी तरीके से गुजारा कर रहा है। तो बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे, इस इंडस्ट्री को लोकल सतह पर, मैं खास तौर पर एक्सपोर्ट तो चलें बेहतर जा रही है, लेकिन लोकल सतह के ऊपर जो आपकी जितनी भी टेक्सटाइल्स एसोसिएशंस हैं और इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और जवाद असगर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, और एक दफ़ा फिर मैं ये कह देती हूँ, शराज ने तो कह ही दिया, लेकिन हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और सर्दियों में खासा मुश्किल होता है वक्त निकालना, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा हम आपके शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ जिस तरह से शराज ने बहुत अच्छी तरह डिफरेंट इश्यूज़ को मेंशन किया जो कि इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है कि इन इश्यूज़ को सॉल्व करने की तरफ आए, ना कि एक रेपिटेटिव ऑर्डर में हम बताते हैं जी, इदारों की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं नजर आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, हम आया, और मौसम तो आपको पता वैसे ही बड़ा आजकल ज़रा
क्लाउडी हुआ हुआ है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं ज़रा जल्दी उठने वालों में हूँ। मैं सुबह जिम वगैरह जाता हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। मुझे आप पहले भी कह देते तो मैं इससे पहले भी आ सकता था, वो ऐसा कोई इशू नहीं कितना पहले काफी। तो सेकेंडली आपने बात की इंडस्ट्री की, मैं इसको थोड़ा सा ना डिटेल में आपको बताऊंगा। जब ये गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, तो इन्होंने कुछ ऐसे आप कह लें कि इकदाम किए हैं जिससे एक दफ़ा इंडस्ट्री चली है। स्पेशली इन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है। उसमें जो उनके रिफंड्स थे वो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीडली जो है लोग एक्सपोर्टर्स को रिफंड किए हैं। एक्सपोर्टर ठीक हो गया क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है डॉलर्स नहीं थे, और अगर आप इस मुल्क के रिजर्व बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एक्सपोर्ट ही हो सकती है। अच्छा, अब सेकेंडली हमारा जो है वो है हमारी है लोकल। ज़ाहिर बात है अगर हमारी लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो वो चीज़ें इंपोर्ट होंगी। अगर वो इंपोर्ट होंगी तो फिर हमारे रिजर्व पे फिर असर आएगा। तो शुरू में जो हमारे 2 साल आप कह सकते हैं वो बहुत अच्छे लगे हैं। लोकल इंडस्ट्री ठीक रही है। जो हमारी लूम्स थी लोकल, जो कि इससे पिछले 2-3 साल से पहले चले जाएं तो आपको पता है वो 40, 50, 60 रुपए किलो के हिसाब से सेल हो रही थी इंडस्ट्री लोहा। तो अब बेहतर रही है, लेकिन पिछले कोई आप ये समझ लें कि कोरोना के बाद जो हालात हैं ना 1 साल से, वो बहुत मुश्किल हो चुके हैं। इसमें जो हमारे जो छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, जो 40 लूमों वाले हैं, 50 लूमों वाले हैं, इवन के आप कह सकते हैं कि जो 100 लूमों वाले भी हैं, वो 1 साल से मुसलसल लॉस में जा रहे हैं, जिस वजह से उनके पास अब ये समझे कि हैंड टू माउथ हो चुकी हैं। वो किसी भी वक्त वो इसी सिचुएशन पे आ जाएंगे कि वो लूमें जो हैं वो जो पहले जिस तरह टूट के सेल होती थी इसी तरह सेल होंगी। तो इसमें जो मैं ये आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे जो देखें, इंडस्ट्री 2 चीज़ों से चलती है, रॉ मटेरियल से और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी से। रॉ मटेरियल पूरी दुनिया में महंगा है, इसमें पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है। आप विस्कोस देख लें, कॉटन देख लें, न्यूयॉर्क कॉटन देख लें, पूरी दुनिया में हर चीज़ के प्राइसेस जो अप हैं। लेकिन अगर आप मुल्क में अगर कुछ कर सकते हैं तो इंडस्ट्री को रिलीफ इस सूरत में दे सकते हैं कि बिजली की प्राइसेस जो हैं वो आप कम कर दें। क्योंकि अगर प्राइसेस कम नहीं करेंगे तो जो हमारी डेली वेजेस पे जो लोग काम कर रहे हैं, लेबर क्लास है, वो महंगाई की वजह से उनकी सैलरीज भी फैक्ट्रीज को बढ़ानी पड़ रही हैं, वो भी कम नहीं हो सकती। तो एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो बिजली का है। उसमें अब जो कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि इस दफ़ा हमारे 37 रुपये, 40 रुपये, 35 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल आए हैं, ऑलमोस्ट डबल बिल आए हैं। तो वो लोग इस महीने तो शायद वो बिल पे कर सकें, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मंथ ना कर सकें। तो ये क्राइसिस हर आने वाले टाइम में बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल हमें जो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि पिछले साल जो हमारी ईद थी ना, ईद के बाद से अभी तक क्राइसिस ख़त्म ही नहीं हुआ। और अब हमारे फिर रमज़ान आ रहा है, मतलब आप समझ लें कि 1 साल पूरा हो गया। तो 1 साल जो है ना बड़ा लंबा अरसा है। इस 1 साल में अगर इंडस्ट्री जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। ये इन्होंने पिछले 1-2 साल अच्छे लगे हैं तो ये सर्वाइव कर गई है, लेकिन अब अगर 1-2 महीनों में गवर्नमेंट ने कोई ऐसा पैकेज ना दिया तो फैसलाबाद की जो लाखों जो हमारी लेबर क्लास है या हजारों लूम ओनर के जो मालकान हैं वो सब रोड पे होंगे। सेकेंडली आपने एक सवाल किया कि लोकल में हमारी जो इस वक्त लोगों की सिचुएशन है वो महंगाई आपको भी पता है कितनी हो चुकी है, हर चीज़ के रेट डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है खाना, पहले वो खाने की तरफ देखते हैं। वहाँ से अगर वो कुछ लोग के पास अगर कोई इनकम बचती है तो फिर वो देखते हैं कि उन्होंने कपड़े लेने हैं या कोई चीज़ खरीदनी है, कोई शॉपिंग करनी है। तो उस वजह से लोगों की जब बाइंग पावर कम हो गई है तो वो ये इन चीज़ों की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया है। तो उस वजह से भी हमारा क्राइसिस है। हत्ता कि जो हमारी जो लोकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो देखें, मेरा ख्याल से जैसे इन्होंने कहा कि 70% ऑलमोस्ट 70% बंद है। तो अगर आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 70% बंद हो, फिर भी आपकी जो लोकल कपड़े की सेल है वो ना हो और स्टॉक में पड़ी हो,
तो ये तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये फिर इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है। आपने इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात की। शिराज, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को अगर कम किया जाता है दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी है उसको बेहतर करने के लिए ये सजेशंस दिए जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है आप इतने बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें। किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है कि ना तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े जो हमारा डेप्ट जो हम पे ऑफ करने की कोशिश करें उसके ऊपर, और ना ही इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हो ज्यादा प्राइसेस की वजह से? देखिए, बिजली के हवाले से खासतौर पर आपने बात की है तो इस वक्त गवर्नमेंट तो ऑलरेडी प्लान कर चुकी है कि हर महीने लेवी टैक्सेस बढ़ाने हैं बिजली के ऊपर, पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर भी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कीमतें कम की जाएं, और वहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि अच्छा, पहले एक दौर था, आपको याद होगा, जवाद असगर साहब इसको सेकंड करेंगे, कि जब बिजली की कीमतें बढ़ती थी 79 पैसे 50 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा, अब बढ़ती है 4 रुपए फी यूनिट, 4.5 रुपए फी यूनिट इजाफा, 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा। तो आप ये सोचें कि, और फिर नीचे लिखा जाता है, बड़ा मेंशन किया जाता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अब ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि आप यकीन करें, कल एम्ब्रॉयडरी वालों से मुलाकात मेरी हुई, वो बोल रहे थे कि हमें 45 रुपए का फी यूनिट पड़ रहा है, एक यूनिट हमें 45 रुपए का पड़ रहा है। कैसे मुमकिन है कि हम अपनी जो ओवरहेड चार्जेस को पूरा करें, अपनी अब दीगर अखराजात निकालें, या किस तरह से अपनी जो मशीनें चलाएं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी मशीनें मुतबादल टाइमिंग्स के ऊपर चलाना शुरू कर दी, यानी जो रात को शिफ्ट लगती थी वो नहीं लगती है, अब सुबह की शिफ्ट लगती है, शाम की वो लोग रहने देते हैं, और एक शिफ्ट पे काम चल रहा है। उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान एक तो होता है कि आपके एक तो हदफ पूरा नहीं हो रहा प्रोडक्शन का, ठीक है। दूसरा, आपकी लेबर जो शाम को काम करती थी वो छुट्टी पे चली गई, उनको आपने छुट्टी दे दी कि यार हमें जरूरत नहीं है मजीद काम करने की, ठीक है। तो इससे ये हमें तो ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे मजीद मुलाजमत के मौके पैदा हों, मजीद लोगों को रोजगार मिले। हम तो ये गवर्नमेंट आई ही इसी शर्त के ऊपर थी कि वो लोगों को रोजगार देगी, 50,000 नौकरियां होंगी और पता नहीं क्या क्या, 5 लाख नौकरियां होंगी, 50,000 घर बनाए जाएंगे। कहां है वो सब कुछ? आज तो हमें चीजें कंप्लीट सिचुएशन जो है कॉन्वर्स नजर आती है, इससे बिल्कुल उल्टी नजर आती है, ऑपोजिट नजर आती है। तो ये जरूरी इस चीज इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि आप रोजगार के मौके कैसे पैदा करो। जो भी गवर्नमेंट मार्ज जब आती है इक्तदार में, उसका सबसे पहले यही सोच होनी चाहिए कि हमने मजीद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करनी है। गरीब तबके के घर में खाना और रोटी होनी चाहिए, जब वो नहीं होगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, और जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी तो गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि आप इंडस्ट्री को सर्वाइव करने दें, एटलीस्ट उनको ब्रेक इवन पे तो चलने दें। लोग हमेशा अपनी इंडस्ट्री, एक ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 35-35 साल से इसी बिजनेस के अंदर हैं, और फिर वो अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। एक शख्स 35 साल से 40 साल से एक बिजनेस कर रहा हो और एंड पे जाके अपनी उम्र के उस हिस्से में जाके अपने बिजनेस को वो खत्म कर रहा है, बंद कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो शौकिया बंद कर रहा है, उसको वाकई में हकीकी तौर पर नुकसान हो रहा है, इसीलिए वो लाइन चेंज कर रहा है। वो अपनी प्रॉपर्टी की तरफ चला गया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई पेट्रोल पंप बना लिया किसी के साथ शेयरिंग करके, तो वो बेचारा मजबूर होकर अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहा है, और इंडस्ट्री बंद करता है तो फिर उसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी होते हैं। तो बिजली की कीमतों के आपने हवाले से बात की है, तो बिजली के ऊपर लेवी टैक्सेस जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, और गौर नहीं कर पाएंगे, मैं आपको ओपनली पहले बता रहा हूं। उसकी रीजन भी आपको बता देता हूं। उसकी रीजन ये है कि हम IMF के शराइत के अंदर फंसे हुए हैं, कंडीशंस के ऊपर फंसे हुए हैं। हमें वो चीजें माननी है और करनी है जो IMF ने कही है, या IMF जो उनकी शराइत है। और उनकी शराइत में से एक शब्द ये भी है कि बिजली की कीमतें बढ़नी है, पेट्रोल की कीमतों के ऊपर लेवी टैक्सेस हर महीने लगने हैं। तो जब ये सब कुछ होगा तो फिर हम वी विल नेवर बी एबल टू सर्वाइव। हमने कशकोल तोड़ने की बातें की थी, लेकिन आज हम सबसे सरे फहरिस्त में लगे हैं और सफ़े अव्वल पर हैं IMF से कर्जे लेने के लिए। तो हम थोड़ा करके गुजारा कर लें, लेकिन हमें इन शराइत से जब निकलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हम सर्वाइव कर जाएंगे। शिराज, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, स्पेशली एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से। एंड अगर जवाद साहब मैं आपसे यही सवाल पूछूं, क्या इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी एम्प्लॉयमेंट को लेकर बेहतर नजर आती है या वर्स? देखिए, मैं आपके इससे पहले एक बात करना चाहता हूँ जी, कि मेरी एक सजेशन है, वो ये है कि देखें, अगर एक अदारे में 2 लोग करप्शन करते हैं तो आप उन 2 लोगों को
के खिलाफ इंक्वायरीज करेंगे ना, या उनको पकड़ेंगे, पूरे अदारे को तो नहीं ना बंद करेंगे। इसी तरह हमारे मुल्क में फैसलाबाद की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसको फेस्को कहते हैं, फेस्को है, कैपको है, इसी तरह मुल्तान की है, मैपको है, हर जिले की अलग-अलग है। अगर मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, लेकिन अगर इनको इतनी समझ हो तो एक आसान सा हल है कि जिस शहर में जितनी चोरी हो रही है उसकी प्राइस उस हिसाब से कर दें। ये प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं? प्राइसेस इसलिए बढ़ती हैं कि हमारे मुल्क में बिजली चोरी बहुत ज्यादा है। वो जो चोरी होती है वो ये जितनी भी चोरी होती है सब पे डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चोरी कर रहा है वो भी ठीक है, जो चोरी नहीं कर रहा वो भी उसी लाइन में खड़ा है। 1% इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, जो चोरी कर रहा है उसको तो नुकसान ही कोई नहीं, क्योंकि तो वो तो बिल फिर भी नहीं पे कर रहा। जो बिल पे कर रहा है वो चोरी वाले का बिल वो पे कर रहा है। अगर ये इसी तरह कर दें कि जिस जिले में जितनी चोरी है उतनी पर यूनिट प्राइस उस जिले की बढ़ा दें। अगर फैसलाबाद में सबसे कम है चोरी तो फैसलाबाद में प्राइस कम कर दें। इससे ये होगा कि हर जो जिले का एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करेगी। मगर अब शायद हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो ही ना, नजर तो ऐसे ही आता है। वरना बेहतर करने के लिए 5 साल जो एक गवर्नमेंट के पास होते हैं बड़ा अच्छा टाइम है। 5 साल में आप बेहतरीन कर सकते हैं। जो आप पॉलिसीज पहले दिन बनाएं वो 5 साल पूरी करें। यहां ये सिचुएशन है, मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर रहा हूं कि अब 3 साल हो चुके हैं, यानी कि इन द पास्ट कुछ पॉलिसीज में अब मैं नहीं उनके साथ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं चलें शायद बेहतर हो जाए। तो 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल बाद अब कुछ पॉलिसीज अनाउंस हो रही हैं। अनाउंस तो डे 1 में होनी चाहिए, मतलब पहले 60 दिन जो कहते हैं 3 महीने या 60 दिन जितने भी, उनमें पॉलिसीज अनाउंस होती है ना। जब आप साल के अपनी गवर्नमेंट खत्म हो रही है, टाइम खत्म हो रहा है, पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आपके पास वो सलाहियत नहीं है, आपके पास वो लोग नहीं हैं, आपने अपना सारा टाइम फजूल चीजों में जाया कर दिया है। ये मुल्क छोटा मुल्क नहीं है। आप देखें 25 करोड़ की आबादी है इस मुल्क में, और 50% से ज्यादा हमारे वो लोग हैं जिन्होंने काम करना है, जिनके पास पावर है, जिनकी एज 30 साल से नीचे है। इस मुल्क में तो इतनी काबिलियत है। ये चाइना, ये इंडिया, ये तो मैं समझता हूं कि देखें बांग्लादेश कहां से कहां चला गया, कोरिया कहां चला गया, और हम लोग नीचे से नीचे जा रहे हैं। बाकी देखें हम दुआई कर सकते हैं। और बाकी आपका सवाल था मैं भूल गया। एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो इनपुट दिया है, एंड वी रियली वैल्यू दैट। तो बहुत अच्छा किया आपने। साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से मैंने आपसे पूछा था कि इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी, जो कि शायद आई थिंक आपने स्लाइटली आंसर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें ब्रीफली इसके ऊपर, एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है? इतनी मजेदार नहीं है। मायूस स्कूल में मायूस शुरू में ये 1-2 साल तो हमें लगा है कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूं कि शायद ये इनकी ग्रिप नहीं है इतनी। या कुछ लोग तो हमारे पास हैं ठीक, जो मैच्योर हैं। कोई बेहतर ऑप्शन नजर आता है आपको? देखिए जी, बेहतर ऑप्शन की बुनियाद पे तो हम इनको लाए हैं। पिछली गवर्नमेंट्स को हमने कहा कि वो ठीक नहीं है, तो एक तब्दीली की बुनियाद पे तो हमने इनको वोट दिया। तब्दीली आ तो गई, और तब्दीली आ भी गई है। अब तब्दीली से वापस जाना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब ये है कि मजीद तब्दीली चाहिए। मेरे ख्याल में ये है कि हम सब लोगों को खुद सोचना चाहिए, जो हम लोग हैं, कि हम किन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे मुल्क का अब माहौल बनता जा रहा है ना, बड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल जी, और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। तब्दीली तो उस लेवल पे नहीं है जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ब्रेक जरूर आ गया। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले ये तब्दीली के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम ब्रेक से वापस आते हैं हमेशा हम अपने डिस्कशन को स्विच करते हैं और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें हमारी इंडस्ट्री के हवाले से तो यौन शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू रहा है और हमेशा से कभी सीड्स की वजह से, तो कभी जगह कम होने की वजह से, कभी मार्केट प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से, यहाँ तक कि हमें इम्पोर्ट तक करनी पड़ गई थी। शराज, अगर मैं आपसे पूछूं, स्पेशली जो इम्पोर्ट करना पड़ा है हमें कुछ वक्त पहले, कितना डिफिकल्ट करता है ये चीज़ों को इंडस्ट्री के लिए? देखें, प्रायोरिटी की बात है। हमने कल्टिवेटेड एरिया जो कि यहाँ अपना इसका कॉटन ग्रोइंग एरिया था, वो हमने शुगर के लिए मुख्तस कर दिया और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। हम क्यों नहीं अवेयर थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन कम होगी। हम ऑलरेडी जब हमारी प्रोडक्शन कम हो, एक चीज ऑलरेडी आपके मुल्क में थोड़ी बन रही हो और आप फिर उसका कल्टिवेटेड एरिया किसी और शोबे को दे दें, तो दैट इज वेरी, मतलब, और वो क्यों दिया गया ये आपको भी पता है, मुझे पता है कि पॉलिटिकल रीजंस हैं कि कुछ लोगों की शुगर मिल्स हैं एंड ऑल दैट। आई डोंट वांट टू मेंशन इट, बट आई स्टिल डिड, आई डिड इट। लेकिन ये पॉलिटिकल, इमरान खान जब यहाँ फैसलाबाद आए थे डायनेस्टी होटल में टेक्सटाइल पॉलिसी देने के लिए, मुझे अभी भी याद है, ये हुकूमत से पहले की बात है, तो उन्होंने एक बात की थी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद दैट। और उन्होंने बात ये की थी कि जो पॉलिटिकल फिगर होती है ना, जो पॉलिटिकली अपनी साख को बढ़ाता है, और जो पॉलिटिशियन होता है वो कभी भी बिजनेस नहीं करता। उसकी रीजन क्या होती है? जब वो बिजनेस करता है वो अपनी लाइन, जो अपनी बिजनेस की लाइन होती है ना, उन लोगों को ज्यादा प्रमोट करता है, उन लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज देता है, उनके लिए लॉज ज्यादा अच्छे बनाता है। तो ये मैं इसके ऊपर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि जो पॉलिटिशियन है उसको कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने सर्टेन बिजनेस किए और अपनी लाइन को ज्यादा सराहा, अपनी ज्यादा लाइन को फैसिलिटेट किया, उसी वजह से जो बाकी एरियाज थे वो निगलेक्ट हो गए। अब कॉटन आपकी निगलेक्ट हुई जब आपने कॉटन ग्रोइंग एरिया 17% जो है वो ज्यादा आपने उधर दे दिया, उस वजह से एक तो आपकी कॉटन प्रोडक्शन कम हुई। अच्छा, कॉटन प्रोडक्शन कम हो रही है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली कॉटन प्रोडक्शन कम हो रही थी, यहां तक कि एक वक्त ऐसा आया था कि यार्न मार्केट के अंदर कीमतें बिल्कुल जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। बिल्कुल एक दफा ना 4-5 दिन के लिए एकदम रेट गिर गए थे और उसके मेरे ख्याल में ये देना बड़ा क्राइसिस था, बहुत क्राइसिस था। उसके बावजूद गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक ऐसा रिएक्शन सामने नहीं आया कि जिस पर हम लोग कर रहे हैं, हम कॉटन इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं या हम ये पॉलिसी बना रहे हैं। हाँ, ये सुनने में आया था कि हम ताजिकिस्तान से और उज्बेकिस्तान से कॉटन इंपोर्ट करेंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद का एक ट्वीट आया था उन दिनों में, तो मैं वो ट्वीट, दैट वाज अ लाफेबल इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज आप उज्बेकिस्तान से और ताजिकिस्तान से वो कॉटन मंगवा रहे हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी बैन है बिकॉज ऑफ द लेबर लॉज। अब मुझे पता है कि मेरी कंट्री के अंदर मैं एक उज्बेक कॉटन मंगवाऊंगा और उससे जब मैं गारमेंट्स तैयार करके या कपड़े मसनूआत तैयार करके जब मैं आगे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भेजूंगा या अमेरिका में भेजूंगा, वहां तो वो कॉटन बैन है। तो हाउ कैन दैट बी पॉसिबल कि वो लोग ये चीज एक्सेप्ट कर लें? तो ये बड़ा हम लोग की पॉलिसीज राइट डायरेक्शन में नहीं है। हमें चीजें पता होती फिर हम फैसले वापस लेते हैं, फिर वही हुआ, फैसला वापस लिया गया, उस भी कॉटन नहीं मंगवाई गई। फिर हम यहाँ पर जो कारोबारी शख्सियात थी या जो एसोसिएशंस थी वो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप हमसाय मुल्क से कॉटन इंपोर्ट कर लें। हमसाय मुल्क से आपके फार्मास्यूटिकल जो अद्वियात भी तो आती हैं, जो अद्वियात आ सकती हैं वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ये एम्प्लॉयज सेविंग ड्रग्स हैं जो आप कॉटन मंगवा रहे हैं। तो इससे ये है कि आपकी मैशत चलती है, आपकी इकोनॉमी बूस्टअप होती है। तो ये भी एक तरह से लाइफ सेविंग ही है। जब इकोनॉमी चलेगी, अब इतना ज्यादा किल्लत होने के बाद हमें तो मंगवा लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने फिर भी नहीं मंगवाई। लेकिन अल्लाह ताला का खास एक करम रहा है इस मुल्क के ऊपर, ये बुरे से बुरे हालात में भी सरवाइव कर रहा है थोड़ा बहुत। कोई ऐसी पिक्चर बनती है कि आप उस पिक्चर को देखें तो आप कहें कि यार अब नहीं हम सरवाइव करते, अब हम गए, अब मुल्क दिवालिया हो जाएगा, अब बैंकरप्ट हो जाएगा सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद हम सरवाइव कर जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। ये इस पे गवर्नमेंट अपने आप को अप्रिशिएट करे तो वो मैं नहीं अप्रिशिएट करता। मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला जो है ना वो चला रहा है इस मुल्क को, क्योंकि ये मुल्क बना अल्लाह ताला के नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। तो ये मुल्क को अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है, मैं तो ये मानता हूं।
दिल से मानता हूं कि अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी ली और अल्लाह ताला चला रहा है इसको, वरना हमारे हुक्मरानों ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी, पिछले भी और अब के भी, के कई ऐसे फैसले किए गए जिससे ऐसा लगता था कि बस अब तो हम नहीं बचते, लेकिन उसके बावजूद हम सर्वाइव कर रहे हैं और हम सर्वाइव करते रहेंगे। लेकिन जैसा जवाद असगर साहब ने कहा कि अभी बड़ा वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन लेके आने में, मैनेजमेंट बेहतर करने में। आप देख लें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1 रुपया नहीं लगा। जब ये गवर्नमेंट आई थी मुझे याद है कि अखराजात बचाएंगे, चाय बिस्किट होंगे और गाड़ियां उन्होंने सेल कर दी, क्या इकदाम है, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। हुकूमती पोजेशन के अंदर जितनी भी लग्जरी गाड़ियां थी वो सेल कर दी, मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। आज देख लें कोई वुजरा आते हैं तो प्रोटोकॉल पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा होता है। कहाँ गए वो SOPs, वो कहाँ गए जी, एक गाड़ी के अंदर जाएंगे। आज वो बनी गाला में वही हेलीपैड हेलीकॉप्टर जाता है, वहां पर वो लैंड होता है, वो सब कुछ हो रहा है जो पहले था। आज इमरान खान ने यहाँ पर आना था इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का इफ्तिताह करने 1.5 साल पहले, तो वो जितना उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट के ऊपर जितना पैसा लगा है, जितना मैनेजमेंट के ऊपर वहाँ पैसा लगा है, उनके एक विजिट का जो खर्चा है मेरे ख्याल में वो साबका वजीर आजमों से ज़्यादा हुआ होगा, कम नहीं हुआ होगा, ये मुझे पता है। तो ये चीज़ें जब ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ का नारा लगाया था और ये इसी बिना के ऊपर वोट लेके आए थे कि तब्दीली आएगी और हम कुछ बेहतर लेके आएंगे चीज़ों को। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इन्होंने फिर हमसे 100 दिन मांगे, फिर 3 महीने मांगे, फिर 1 साल मांगा, आज 1.5 साल रह गया पीछे और आवाम के बल्ले कुछ भी नहीं रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस शराज आपकी तरफ से, एंड बहुत आई थिंक इट्स ऑन पॉइंट इन अ लॉट ऑफ वेज एज वेल। जवाद साहब, आप शराज ने मेंशन किया कि आपने अपने इंटरव्यू में बाइंग पावर के हवाले से बात की, लोगों की बाइंग पावर डिक्लाइन होती हुई नजर आई। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो क्या आपको ओवरऑल एनवायरनमेंट के हवाले से चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं? एनवायरनमेंट या खुशहाल मुआशरा जिसको बोलते हैं, क्या वहाँ पे आपको कोई तब्दीली नजर आती है या वहाँ पे भी आपको लगता है कि चीज़ें वर्स ही हुई हैं? गवर्नमेंट की तरफ से दावे किए जाते हैं कि भाई बहुत इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, 1-2% इसे मैं चाहती हूँ जी। 1-2% होंगे तो 1-2% लोग होंगे जो लोग बेहतर हुए हैं। खान साहब ने तो पिछले दिनों खुद कहा है, कल उन्होंने खुद, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अच्छा। हमारे जो अमीर हैं वो अमीरतर होते जा रहे हैं, अच्छा, और जो गरीब हैं, ये पीछे स्पीच पे उन्होंने कहा, कुछ शायद लास्ट वीक का है, अच्छा। और जो गरीब वो हैं काफी कुछ कह जाते हैं वैसे। और कई दफा हम सरप्राइज होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है ये चीजें जो अपोजिशन को कहनी चाहिए। आप गवर्नमेंट में भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और कह रहे हैं कि अमीर अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर होता जा रहा है। तो देखें, अभी तक तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि जो हमारे जो गरीब लोग हैं, या अब तो ऐसे देखें एहसास प्रोग्राम क्यों चल रहा है, ये जो खाना कोई भूखा ना सोए, इस तरह के प्रोग्राम क्यों चल रहे हैं? ये गुर्बत है ना। आप चले जाएं इधर किसी भी एरिया में चले जाएं, क्लॉक टावर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको देखें सलानी मिल रहा है। लोगों ने प्राइवेटली जगह जगह खाने का इंतजाम किया हुआ है और वहां पे लंबी लंबी क्यू हैं। और आप देखें कि उस केस में मैं देखता हूं उस क्यू में ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको खुलिए से अच्छे साहिब हैसियत लगते हैं, जो कपड़ों से साफ सुथरे, वो भी कहते हैं कि चलें एक टाइम का खाना यहां से खा लें। तो महंगाई तो देखें, अभी भी आम आदमी की जो महीने की जो एक इनकम है वो 25, 30, 40 हज़ार है। तो वो कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, बिजली का बिल देगा, किराया देगा, खाएगा, बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, स्पेशली अगर हम बात करें प्रॉफिट्स के हवाले से, तो इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्योंकि हमारा फोकस है, बहुत सारी जगहों पे इवन कोविड के दौरान इम्प्रूवमेंट नजर आई थी चीज़ों के अंदर, लेकिन लोगों की सैलरीज इंक्रीज नहीं की गई थी। इवन तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि मिनिमम सैलरी एक सर्टेन अमाउंट पे सेट की गई है, लेकिन मोस्ट लेबरर्स को उससे आधी पे की जाती है और साइन करवाए जाते हैं इस पेपर वर्क पर। और ये दावा मैं नहीं करी, हमारे शो में ही एक गेस्ट आए थे जिन्होंने एज एन इनसाइडर ये चीज़ मेंशन की थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं फ्रैंकली मेरे इल्म में नहीं है वैसे, क्योंकि फैसलाबाद में हम लोगों से मिलते हैं और फैसलाबाद में शायद मैं यहाँ के लोग वैसे काफ़ी मुखय्यर हैं
और लोगों को जो मदद है या गरीबों के लिए या कोई खाने पीने के लिए या वैसे भी गरीबों की मदद जरूर की जाती है, लेकिन हो सकता है कोई शायद एक आधी फैक्ट्री में, लेकिन फ्रेंकली मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। शराज आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मिनिमम वेज के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज एक सेट तो की है, लेकिन उसके ऊपर कई ऐसी कंपनीज हैं और जो प्राइवेट इदारे हैं जो मिनिमम वेज के ऊपर भी पूरा नहीं उतरे, फ्रैंकली स्पीकिंग। मिनिमम वेज यानी कि जिसको कुछ भी नहीं आता ना, तो मिनिमम वेज का मतलब ये है कि उसको भी 20,000 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 8-8 हजार रुपए पे भी आपको एम्प्लॉइज मिलते हैं और साइन करवाए जाते हैं बकायदा तौर पे मिलते हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है और हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इसके ऊपर नोटिस ले, क्योंकि एहसास प्रोग्राम 1000 तुम ले लो 1000 तुम, ये तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में भी चल रहा था, ठीक है। 1000 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, वो कॉलर टून के ऊपर भी आती है आवाज कि वो 1000 रुपए की आटा, चीनी, घी और पकाने का तेल मिल रहा है, 1000 रुपए की सब्सिडी तुम ले लो। तो लोगों को इस चीज का खुदारा आदि मत बनाएं। पिछले महीने हमने 10,000 लोगों को खाना खिलाया था, इस महीने हमने 1 लाख लोगों को खाना खिलाया। दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑन, दिस इज समथिंग टू बी शेम ऑन कि पिछले महीने 1000 गरीब थे, आज 10,000 गरीब है, ठीक है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, लोगों को इस चीज का आदी मत बनाएं कि वो सब्सिडी के जो है वो मोहताज हो जाएं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स दी जाएं, लोगों को नौकरियां दी जाएं, उनको रोजगार दिए जाएं ताकि वो अपनी फैमिली को खुद सर्वाइव करके लेके चल सकें। पीपल हैव द इंटेलेक्चुअल, वो दे नो हाउ टू सर्वाइव एंड दे नो हाउ टू मैनेज देयर फैमिली। तो उनको खसूसी तौर पर उनको रोजगार दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, उन्होंने कहा कि या अल्लाह मेरे पास कुछ खाने को नहीं, मेरे पास काम नहीं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ मेरी मदद करें। उन्होंने उसको कुल्हाड़ी पकड़ा दी कि जाओ काम करो, तुम्हें रोजगार दे दिया मैंने। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हमें ये चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, मिनिमम वेज को पूरा करें ताकि हमारी लेबर खुशहाल। अब जवाद साहब, जिस तरह से शराज ने भी मेंशन किया कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा जरूरी है कि कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं कि एम्प्लॉयमेंट पर काम किया जाए, ना कि चैरिटेबल कॉजेज में। आई डोंट थिंक पाकिस्तान किसी से भी पीछे है। इनफैक्ट अगर बात करें तो आई थिंक हम टॉप फ्यू में रैंक करते हैं। तो जज्बा है, इंटेंशन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी है इदारों की तरफ से, शायद गवर्नमेंट की तरफ से, शायद हमारी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, जो हम लोगों के लिए उस तरह से काम नहीं कर पा रहे और आवाम के लिए आसानियां नहीं पैदा कर पा रहे हैं। बट लाजमी तौर पे इन इश्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें आज के शो में, वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो के लिए आप दोनों का। तो यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। सरकारी जगह पर कब्जे का जिम्मेदार कौन? हमारे एमपीए साहब जो हैं वो इतनी कावश नहीं करते। फैजाबाद फ्लैट मौत का मंजर पेश कर रहे हैं, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे ऐसे लगा कि जैसे छत भी गिरी तो भी गिरी। पुलिस वाले हैं वो टिकटें बेचते हैं, साढ़े कोई भी गार्ड एसटीओ किसी ने घर जाके मंगते हैं। लोग चोर, आप चोर नहीं है। तारीख गवाह है कि जिस कौम ने तालीम का दामन छोड़ा वो जवाल पजीर हुई। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है इंतहाई दिलचस्प और मजेदार है। देखिए रिपोर्टर्स डायरी हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41। महकमे च नहीं जिक्र रो आए भाई तुसी जेड़ा कुंडा पाया वो साडी तार ते अच्छा यानी हरबंसपुरे तो आए हो ते कुंडा मैं पाया। हाय 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 समझ गए टैलेंट इसे कहते हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਟੂਪਾਂ ਤੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਓ ਚਾਚੂ, ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਓ। ਅੱਲਾ ਦੱਸਦੇ हैं चल जा। नहीं ये क्या लो ओ भाई अभी फट जा, तू मेरे ना भी बड़ा मंगता निकले। 1 मिनट चुप करके बैठो, मैं अपने जिन्नात से बातें कर रहा हूँ, चुप इजी हो जाओ, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜੇ तो तू कहना पे तेरी वालदा काम ते नहीं आई कि मैं काम वाली सबको लगना पे यार, तू खुदा का खौफ कर। माफ करो ना कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे तुम्हें कुत्तों की तरह जलील करके रोज बाहर नहीं जाते। मैं मारो मारो मुझे, वैसे क्या मारो तुम।
ਸਫਾਈ ਨਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਹੈ लेकिन आप मनते कोई भी नहीं है नहीं मानते सारे का काम बनता कि अपना अपना फर्ज निभावे ये देख ले इस भाई को देख ले पागल हो गए क्यों बेटे वो गोलियां चल गई देखिए शरारत से भरपूर प्रोग्राम कैम ऑन है हर जुमेरात और जुम्मे की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। कहीं बहार के रंग तो कहीं खजा की उदासियां, कहीं फसले गुलो लाला तो कहीं गंदगी और ताफुन, कहीं नगमाए बुलबुल तो कहीं मजलूम की आहू बका, कहीं दस्ते दुआ बुलंद तो कहीं कहरो गजब, कहीं हवसे इक्तदार तो कहीं ताकत बरसरे पैकार, कहीं बचपन परेशान तो कहीं बुढ़ापा दरबदर, गली गली नगर नगर हम सुनाते हैं दास्तान सबकी। हम हैं फैसलाबाद, हम हैं सिटी 41।